हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 4 से सेक्शन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लास्ट पार्ट में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 के बारे में बताया था। ये सेक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कोई भी क्राइम जब होता है तो उस क्राइम को प्रूव करने के लिए, क्राइम कैसे प्रूव होगा उसके लिए इनमें सिस्टमेटिक जो इसके सेक्शंस हैं वो बनाए गए। तो उनमें से सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10-12 तक वो एक सीरीज बना दी गई कि उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। तो जैसे सेक्शन 4 में कहा गया है कि कोई भी जब क्राइम घटता है, जब कोई भी क्राइम हुआ तो उस क्राइम के लिए क्या नेसेसरी कोर्ट करेगी। सेक्शन 4 में कहा कि मे प्रिज्यूम, वो प्रिज्यूम किया जा सकता है। कैसे? इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, या तो कोर्ट मान ले कि वो जो तथ्य दिए गए वो करेक्ट हैं, वो सही हैं, और वो तब तक सही मानेगी जब तक कि अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तक कि उसको कोई डिस्प्रूव ना कर दे, जब तक उसको सही मानेगी, जब तक कि कोई व्यक्ति उसको गलत साबित ना कर दे। या तो और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या तो कोर्ट को ऐसा महसूस होता है तो वो उसको प्रूव करने के लिए बुला सकता है, कॉल कर सकता है कि इस तथ्य को प्रूव किया जाए। या तो कोर्ट उसको मान लेगी और तब तक मानेगी सत्य जब तक कि कोई उसको असत्य सिद्ध ना कर दे, या कोर्ट उसको सत्य सिद्ध करने के लिए यदि उचित समझती है तो उसको कॉल कर सकती है। इसका मतलब हो गया मे प्रिज्यूम। अब आता है शैल प्रिज्यूम। मानेगी तब तक मानेगी जब तक कि कोई उसको गलत साबित ना कर दे। इट मीन्स इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, वो उसको तब तक सिद्ध और सही मानेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, जब तक उसको गलत साबित ना कर दिया जाए तब तक वह कोर्ट उस तथ्य को, उस डॉक्यूमेंट को, उस एविडेंस को सत्य मानेगी। अब आता है कंक्लूसिव प्रूफ। कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं जिनको कोर्ट को मानना ही पड़ता कि सत्य है। जैसे द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। कोर्ट कोई भी तथ्य ऐसा आ जाता है कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति रिवॉल्वर से किसी को गोली मार देता है। अब रिवॉल्वर पर उस व्यक्ति के फिंगर के निशान हैं और फिंगर स्पर्ट उसको प्रूव कर देता है कि उस रिवॉल्वर पर वही निशान फिंगर के हैं जो इस व्यक्ति के फिंगर के निशान हैं। अब ये बात चूंकि टेस्ट से आई कि ये बात जो रिवॉल्वर पर निशान लगे हुए हैं ये उसी व्यक्ति के फिंगर के हैं जो रिवॉल्वर पर लगे हुए हैं, इसका मतलब वो तथ्य क्या है? प्रूफ है। वो तथ्य क्या है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, वो सत्य है बिल्कुल। अब उसको सत्य सिद्ध करने के लिए कोर्ट कॉल नहीं करेगी, वो सत्य ही है। ऐसी भी कोई और चीजें हैं जैसे कि किसी के कपड़े पर खून के निशान हैं। अब उस व्यक्ति के खून के निशान का टेस्ट होता है और कपड़े के निशान, कपड़े पर जो खून लगा हुआ है उसको टेस्ट कराते हैं। तो अगर दोनों सेम हैं तब उस प्रूफ है, उसको प्रूव कराने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो ऐसी चीजें हैं। सेक्शन 4 में कहा गया कि कोर्ट किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज को, किसी भी
जो चीज प्रूव करने के लिए दी गई सत्य मानेगा जब तक कि वो असत्य या गलत साबित न कर दी जाए या कोर्ट उन्हें सही साबित करने के लिए किसी को बुला सकता है। ये हो गया मे प्रोज्यूम। इसी तरीके से सत्य मानेगी जब तक कि कोई गलत साबित ना कर दिया जाए। सेल्फ प्रोज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ तथ्य ऐसे प्रूफ दिए जाते हैं जो सत्य होते ही हैं और उनको कोर्ट सत्य मानेगा, उनको असत्य या गलत साबित करने के लिए किसी को कॉल नहीं कर सकता। ये सेक्शन 4 में कहा गया। अब सेक्शन 5 में कहते हैं एविडेंस में बी गिवन ऑन फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। अब कोई भी घटना घट गई, घटने के बाद में हम रिलेवेंट फैक्ट्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसमें कहा ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद ए क्लब with the intention of causing his death. At each trial for the following facts are in issue. अब A B का मर्डर किया है। A दोषी है कि A ने B का मर्डर किया है। अब मर्डर के लिए A का ट्रायल शुरू होता है, तो A के ट्रायल के लिए कोर्ट क्या क्या देखेगी? A के ट्रायल के लिए कोर्ट रिलेवेंट फैक्ट में क्या क्या देखेगी वो सेक्शन 5 में कहा गया है। जैसे पहला इज बीटिंग बी विद क्लब। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक लाठी से किसी को वार करता है और उस लाठी से उसको चोट लगती है, तो जो चोट लगी वो चोट उस लाठी के द्वारा क्या लगी है या लाठी जैसे हथियार से क्या उसकी लग सकती है। ये रिलेवेंट फैक्ट हो। इज बीटिंग विद द क्लब, क्या उस लाठी से ही उसको चोट लगी? अब पता लगी लाठी के लिए वो दोष दिया गया, लाठी लेकर के मारा और उसको कट है गड़ासे का, तो रिलेवेंट फैक्ट क्या हो गया? अलग हो गया। तो रिलेवेंट फैक्ट में पहले ये देखा जाएगा कि जो चोट लगी ये क्या उस हथियार से, जिस हथियार को ले करके उसे आया गया कहा गया है मौके पर, वही हथियार से वैसी चोट लग सकती है। पहला बात हो गई। दूसरी बात हो गई इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। क्या उस घटना से जिससे लाठी उसने मारी, क्या उस लाठी की चोट से वह व्यक्ति मर सकता है? ये उसका मेन कॉज होता है। मान लिया कि कोई ने गड़ासा मारा और गड़ासा मारने के बाद में उस गड़ासे की जो चोट उसकी ऐसी जगह पर आई जहां से वह व्यक्ति मर सकता है या मर गया है, तो वो चोट देख इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। क्या ऐसी मारने से, ऐसे लाठी मारने से जो चोट लगी उस चोट से वो मर सकता है? दूसरी बात देखी गई। तीसरी बात क्या देखी गई कि इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। क्या उस व्यक्ति का ऐसा इंटेंशन था कि इसको इस तरह से मारने से वो व्यक्ति मर सकता है? सपोज करो कि कोई व्यक्ति एक छत पर काम कर रहा है और वहां से एक ईंटा रखा हुआ है और पीछे की तरफ वो बढ़ता वो ईंटा गिर जाता है और गिरने के बाद नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति उसके सर पे पड़ता है और सर से वो व्यक्ति उस चोट से मर जाता है। अब यहां इंटेंशन देखना होगा, क्या बी ने इंटेंशनली उस ईंटे को उसके सर पे गिराया या नहीं गिराया या अचानक गिरा? तो यहां पर इंटेंशन देखना जरूरी है। वो लाठी मारा, हो सकता है कि वो मारा किसी और को हो और वो चोट खा के या धक्का लग करके या किसी कारण वो घूम करके उसको पड़ गई हो। तो इंटेंशन देखना कि जो इंटेंशन है वो उसका कैसा है, वो मारने का, जान से मारने का है या इंटेंशन जान से मारने का नहीं है। ये तीन बातें उसमें से देखना सेक्शन 5 में कहा गया कि जरूरी है कि उसने जो हथियार लिया है वो हथियार को देखना जरूरी, और उस हथियार से उसको चोट लगी, उस चोट से वो व्यक्ति मर सकता है कि नहीं मर सकता। तीसरी बात आ गई कि उसका इंटेंशन क्या था, मारने का था या नहीं था। अगर ये तीन चीजें उसमें से रिलेवेंट हैं तो इसमें सेक्शन 5 में कहा
कि एविडेंस, उसका रिलेवेंट फैक्ट्स को देखना पड़ेगा कोर्ट का, और उन्हीं के बातों उन्हीं चीजों से उसकी सजा डिसाइड होगी। अब सेक्शन 6 में कहा गया रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांसैक्शन। अब उसमें कहा सेक्शन 5 में रिलेवेंट फैक्ट क्या क्या होंगे, हम रिलेवेंट फैक्ट किसी घटना के देख लिए। अब सेक्शन 6 में कहा इज कॉज फॉर द ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बाय standard at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। अब इसमें कहा गया कि रिलेवेंसी देखी जाएगी, रिलेवेंसी देखी जाएगी। उसकी रिलेवेंसी क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जो उसने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद रिलेवेंसी देखी, जो घटना घटी उसकी रिलेवेंसी क्या है। रिलेवेंसी का मतलब, अब पहले कहा कि सपोज करो किसी का मर्डर हुआ, उसके 2 दिन 1 दिन 4 दिन पहले वो व्यक्ति वहां पर गया धमकी देने के लिए, मैं तुम्हें देख लूंगा और जान से मार डालूंगा, और उसको 4 लोगों ने सुना, और उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन उसका उसी ढंग से मर्डर हो जाता जिस ढंग से उसने कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें जहर खिला दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा। इसका मतलब उसके प्रिपरेशन तैयार हो गया। अब दूसरी चीज की वो प्रिपेयर कहाँ से किया, उसके पास सामान आई कहाँ से, वो चीज, और उस सामान के बारे में वो जानता है, उस पर प्रयोग करना, कि इसका मतलब प्रिपेयर तैयारी कर रहा है वो। और या तो मारने के बाद में जब मर गया वह व्यक्ति या घटना घटित हो गई, उसके बाद जब उसको देखते हैं तो वो घर पर मौजूद नहीं, भागा हुआ है, वो घर पर मौजूद नहीं, भागा हुआ। तो पहले की तैयारी और बाद की घटना, या उससे पूछा जा रहा वो अलग तथ्य बता रहा, अलग, वो है लखनऊ में, वो है एक शहर में, बता रहा कि मैं वहां पर हूं, उसका पार्ट ये है कि ये मौजूद यहाँ पर है, दूसरी जगह झूठ बोल रहा है। तो ये प्री और आफ्टर दोनों के बीच का रिलेवेंट देखा जाएगा कि उसका प्री में क्या प्लानिंग थी, प्री की तैयारी क्या थी और बाद की तैयारी क्या थी। ये सारी चीजें को क्या होती हैं कि सेक्शन 7 और 6 में, सेक्शन 6 में कहा गया कि यही चीज, और सेक्शन 7 8 इन्हीं से रिलेटेड है। तो सेक्शन 6 में हमने कहा कि रिलेवेंसी देखी जाएगी, उसका रिलेशन क्या है, उस मर्डर से उसका रिलेटेड पहले क्या है, वो चीज कहां से आई, और तैयारी क्या और बाद की तैयारी क्या है। सेक्शन 7 में कहा गया फैक्ट्स विच आर द occasion cause of effect of hard facts and issues। अब ये इंपॉर्टेंट चीज, अभी 6 में जैसे हमने कहा कि उसका पहले और बाद का रिलेवेंट क्या है, 7 में कहा द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी। ये प्रश्न आता है कि ए ने ही उस व्यक्ति को मारा है या नहीं। मेक्स ऑन द ग्राउंड, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर प्रूव करने यही वह व्यक्ति वहां पर पहुंचा था मारने के लिए, या कोई अदर मार गया। मान लो कि ए ने धमकी दिया मार देंगे और मारा किसी और ने, तो उसका रिलेवेंट ए ने ही वो घटना घटित की जिसने धमकी दिया या नहीं। तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड, वहां का जो ग्राउंड है जहां पर वो घटना घटी है, वहां पर देखा जाएगा क्या कोई ऐसे निशान है जो वो निशान उसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी, या जिस व्यक्ति के बारे में शक किया जा रहा है, या जिसने मर्डर की तैयारी की थी। वो मार्क्स देखे जाएंगे, वहां का जो सराउंडिंग है वहां रोक करके हर एक चीज का बिल्कुल अच्छी तरह से मुआयना किया जाएगा कि वहां पर कोई उसका निशान मिल जाए। प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रगलिंग एट नियर एट द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट। और ऐसे कोई स्ट्रगल देखी जाए, स्ट्रगल के मतलब जैसे किसी ने गला दबाया, अब वो हाथ पैर चला रही है, हाथ पैर चला रहा है, तो उसके हाथ पैर चलाने से जो व्यक्ति है जिसके ऊपर शक किया जा रहा है, ये जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, क्या उसके हाथ पैर चलाने से उसी तरह के निशान, उसकी खरोंच या चोटें आई हैं। या सपोज करो कि एक व्यक्ति जो उसका मर्डर करता है, मर्डर करके गला दबा के मर्डर करता है, और वो व्यक्ति या वो
जो भी व्यक्ति घटित हो रहा उस व्यक्ति हाथ पर चलाया और उसको सर को पकड़ लिया, जिसमें सर के उसके कुछ बाल उसके नाखून में फंस गए। अब उसने ध्यान नहीं दिया कि सर के बाल उसके नाखून में हैं। अब जब उसको उठाया गया, जब उसका मुआयना होता है, इंस्पेक्शन हो रहा, तो इंस्पेक्शन में उस व्यक्ति के पास क्या आ रहा कि उसके नाखून में कुछ बाल मिल रहे हैं। उन बालों का जब जांच होती है फॉरेंसिक, और वो व्यक्ति जिसका जो इसमें अभियुक्त है उसके बाल का फॉरेंसिक जांच होती है, और उन दोनों का मैचिंग हो जाता है कि उसके बाल जो नाखून में लगे हुए मिले और उस व्यक्ति के सर के बाल सेम है। तब क्या हो सकता है कि जो उसकी स्ट्रगलिंग थी अपने को बचाने के लिए, उस स्ट्रगलिंग में एक प्रूफ मिल गया कि उसके नाखून में बाल फंसे हुए थे। इसी तरीके से मान लिया कि उसका कोई ऐसी चीज वहां पर छूट जाती है पकड़, या उसके चारपाई पर या बेड पर या दीवार पर उसके निशान मिल जाते हैं, तो जो स्ट्रगलिंग हुई लड़ाई झगड़ा की या बचाव में, उसकी स्ट्रगलिंग में क्या क्या निशान वहां के ग्राउंड में मिले, वो भी इसके रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। वो सेक्शन 7 में कहा गया। उन चीजों के इंस्पेक्शन करके उसके रिलेवेंट फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे, वो देखे जाएंगे। अब सेक्शन 8 के बारे में आ जाता, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अभी जैसे हमने सेक्शन में कहा था कि उसका मोटिव क्या है। मोटिव क्या है? मोटिव, अगर किसी का मर्डर करना होगा तो पहले वो तैयारी करेगा। क्या करेगा? तैयारी करेगा। और तैयारी करके पहले तैयारी करेगा, और बाद में जब वो घटना घटित हो जाएगी तब उसकी तैयारी क्या होगी, वो दोनों चीजें को रिलेवेंट किया जाएगा। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। सपोज करते हैं कि ए बी को जहर से मारना चाहता है, ए बी को जहर से मारना चाहता है, या ए बी को गोली से मारना चाहता है। तो अब हमें क्या देखना है? द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए procured poison similar to that which was administered to B is relevant। उन्होंने कहा कि वो जो पॉइजन, जहां से हमें देखना होगा कि वो जो पॉइजन मिला वो किस दुकान से आया है या वो किस जगह से आया है, उस जगह पर उस किस व्यक्ति ने परचेज किया है, और वो सिमिलर का है, मतलब उस तरीके का है कि नहीं है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके पास से एक जहर की बोतल मिलती है और वो सी की दुकान से परचेज करता है, और जो इसको जहर दिया गया किसी व्यक्ति को, वो वही जहर है जो उस व्यक्ति ने परचेज किया, तो वो क्या होगा? रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब बाद वाला हमने बताया कि मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद वो व्यक्ति अगर आता है, वो घर से फरार हो गया, या वो व्यक्ति गलत बता रहा है, झूठ बोल रहा है, अलग फैक्ट बता रहा है, तो उसका बाद का हो गया कि वो ऐसी चीज बता रहा है कि सपोज करो कि मर्डर के बाद में वो कहता है कि मैं जम्मू चला गया, और रिजर्वेशन के टिकट दिखा रहा है, और रिजर्वेशन के टिकट वहां पर देखा जा रहा है तो वो दूसरा व्यक्ति गया हुआ है। इसका मतलब वो झूठ बोला। रिलेवेंट फैक्ट मिल रहा है। पहले का रिलेवेंट फैक्ट कि वो कहाँ से लाया वो चीज जो उसमें प्रयोग की गई, और बाद में वो कितना झूठ या किस तरीके से बोल रहा है। तो इसका शुरू और आखिरी के रिलेवेंट भी मिलाने पड़ेंगे, ये सेक्शन 8 में कहा गया। तो इसमें से अभी इसमें देखा सेक्शन 4 से सेक्शन 8 तक एक घटना को किस तरीके से रिलेवेंट किया जा रहा है, कैसे उसको मैचिंग की जा रही, और जब सारी मैचिंग हो जाती है तब उसको प्रूव हो जाता है कि यस ये हुआ और इसी व्यक्ति के द्वारा ये किया गया। तो हमें इन चीजों में देखा गया कि एविडेंस कैसे निकालते हैं हर एक चीज का, तो बड़ा इजी है इसको समझना। इसके बाद 9 से लेकर के 12 13 तक पढ़ाएंगे, तो ये पूरा सिस्टम कैसे किसी चीज को प्रूव किया जाता है और क्या क्या देखी जाती है, ये सारी चीजें इसमें से क्लियर हो जाएंगी। तो अब सेक्शन 9 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।